सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश। मेरे साथ भाई मदन ठाकुर जी, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि स्वर्ण संगठन हिमाचल प्रदेश। हमारे जिला अध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन सुशांत ठाकुर जी सोलन, देवभूमि स्वर्ण संगठन के जिला अध्यक्ष भाई विश्वजीत जी, और हमारे साथ पूरी कार्यकारिणी के सदस्य और हमारी क्षेत्राणी विंग की हमारी सदस्यता आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ है। जैसा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक पिछले बहुत समय से और 10 दिसंबर को इस हिमाचल प्रदेश में जो इतिहास स्वर्ण समाज के द्वारा लिखा गया, बनाया गया, और पहली मर्तबा इस हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ कि 51 साल में पहली बार इन नेताओं को, इन सरकारों को, इनको घुटने टेकने पड़े, इनको झुकना पड़ा, और एक ताकत के सामने, एक समाज की ताकत के आगे इनको अपने घुटने टेकने पड़े। जो इतिहास इस हिमाचल प्रदेश में लिखा गया। पिछले 3 महीने का समय जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने लिखित तौर पे 10 दिसंबर को हमें वहां पर लिख कर दिया था कि हम 3 महीने के अंदर जो ये स्वर्ण आयोग का मुद्दा 11 जनवरी 2021 से इस हिमाचल प्रदेश में चला है, उसको हम 3 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे, कमेटी का गठन करेंगे, और कुछ इसमें ब्यूरोक्रेट्स को साथ में लेकर उसके ऊपर जो भी ड्राफ्टिंग बायलॉज का काम जो किया जाना था, वो काम अभी तक इस हिमाचल प्रदेश में ना ही शुरू किया गया। पूरा करने की तो बात बहुत दूर है। प्रदेश की सरकार पहले भी 4 बार अपने वायदों से मुकर गई। 10 दिसंबर को प्रदेश की सरकार से हमने लिखित तौर पर वायदा लिया, उनके विधानसभा के अंदर से कागज पे लिखवाकर उनसे हमने ये कमिटमेंट लिया कि 3 महीने के अंदर आप स्वर्ण आयोग को लागू करेंगे। लेकिन जहां तक अभी तक देखा गया, विधानसभा सत्र, बजट सत्र शुरू होने वाला है 23 फरवरी से, प्रदेश की सरकार ने 1% भी कदम इस आयोग को बनाने के लिए नहीं उठाया। 3 महीने का समय था। 3 महीने के समय के भीतर प्रदेश की सरकार ने ये कहा था कि हम एक बैठक आयोजित करेंगे जिसमें स्वर्ण समाज से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हम डिस्कस करके उसका प्रारूप तैयार करके और उसके ऊपर बायलॉज की ड्राफ्टिंग करके हम इस हिमाचल प्रदेश में आयोग को इम्प्लीमेंट करेंगे। ना ही प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया वो वायदा बैठक का पूरा हुआ। प्रदेश की सरकार ने जो वायदा किया था कि हम बजट सत्र में आयोग को लागू करेंगे, उसके ऊपर अभी तक किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई ड्राफ्टिंग तैयार की गई, ना ही कोई बायलॉज तैयार किए गए। हमने जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमने उनसे भी वार्ता करी, उनसे भी बात करी। बहुत सारे लोगों से हमने, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, हमने उनसे भी पता किया कि सरकार इसके ऊपर क्या कदम उठा रही है। हर तरीके से एक शांतिपूर्ण माहौल सुनने के लिए मिलता है कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार ने जो इस मुद्दा था, इस मुद्दे को चुनाव तक घसीटने के लिए इन्होंने जो अपने एक कायरतापूर्ण जो इन्होंने अपना व्यवहार दिखाना था, अपनी कायरता जो इन्होंने दिखानी थी कि इस हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करा दो, जेल के अंदर करवा दो, ये मुद्दा अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन प्रदेश के नेता ये भूल गए कि यहाँ पर राजपूत बैठे, इनका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम तैयार बैठे। जब इनको घुटने के बल हम ला सकते हैं तो इनसे दंडवत प्रणाम भी हम करवा सकते हैं। ये प्रदेश के ये नेता भूल गए। ये प्रदेश के नेता इस गलतफहमी में आ गए कि अभी तो आवाज उठी है, इसको हम दबा देंगे, हम इनको किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के इनको अलग अलग इनको हम कर देंगे, और जो इस आयोग का मुद्दा है इसको एक बार फिर हम शांत कर देंगे। आपके माध्यम से आज जो प्रेस वार्ता है, इस प्रेस वार्ता को करने का मुख्य उद्देश्य भी ये है कि ये जो 68 विधायक जो बैठे हैं, ये जो अंधे बहरे, ये जो वहां पे बैठे हैं, उस लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, ये अंधे बहरे एक बात अच्छे तरीके से सुन लें। 15 मार्च तक का समय इनके पास है, प्रदेश की सरकार के पास है, इन 68 विधायकों के पास है। 16 मार्च का दिन हमारा होगा। 16 मार्च के दिन इस हिमाचल प्रदेश की राजधानी में जो आक्रोश इन सरकारों को, इन नेताओं को झेलना पड़ेगा, मैं आपके समक्ष बात पूरे स्पष्ट तरीके से रखना चाहता हूं कि वो माहौल आज तक इन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखा हो। इन्होंने आज तक सिर्फ सपने भी नहीं, वैसे सपने लेने से भी ये लोग डरते रहे होंगे कि हमारे साथ, नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए।
क्योंकि जिस तरीके से ये हमारी भावनाओं के साथ 62 लाख लोगों की भावनाओं के साथ जो एक खिलवाड़ करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। प्रदेश की सरकार, ये 68 विधायक अगर ये चाहते हैं कि अगर दिसंबर 2 शिमला में दोहराया जाए, हम तैयार हैं, आप अपनी तैयारी कर लो। हमने अपनी कमर कस ली है, आप अपनी कमर कस लो। आपने अपनी व्यवस्था, आपने 9 दिसंबर को भी अपनी बहुत कायरतापूर्ण आपने व्यवहार दिखाया कि हमारे लोगों को रोका गया, गाड़ियां रोकी गई, पुलिस प्रशासन को आदेश दिए गए कि धर्मशाला ना पहुंच पाए, लेकिन इनको मुंह तोड़ जवाब मिला, इनको वहां पे भी झुकना पड़ा। उसके बाद प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि एक झूठा मुकदमा बनाया गया, रात को आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार करवाया गया, 16 घंटे जेल के अंदर रखवाया गया। उसके बाद सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया कि कोई भी झूठे मुकदमे बनाकर इसको जेल के अंदर डलवा दो ताकि ये बाहर ना निकल पाए। लेकिन ये जो नेता है, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि पंजाब चल जाओ, मध्य प्रदेश चल जाओ, आपको कुछ शिक्षा लेने की आवश्यकता है तो शिक्षा लेकर आओ वहां के मुख्यमंत्रियों से। कि एक मुख्यमंत्री ऐसा भी है जो 15 दिन के अंदर घोषणा भी करता है और आयोग को लागू भी करता है। आप 3 महीने के भीतर, 3 महीने का समय लेने के बाद भी आपकी अभी तक नींद नहीं खुली, अभी तक आप गहरी निंद्रा में सोए पड़े, आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध के बैठे। आपको क्या लगता है कि अगर आप स्वर्ण आयोग की बात करेंगे या स्वर्ण समाज की बात करेंगे तो दूसरे जो कई लोग हैं वो आपका विरोध करेंगे? लेकिन आप इस गलत फहमी में भी क्यों बैठे हैं कि अगर आप स्वर्ण समाज को अनदेखा करेंगे और दूसरे लोगों के लिए आप उनकी घोषणाओं की झड़ियां लगा देंगे तो हम चुप बैठेंगे? प्रदेश की सरकार को इस गलत फहमी में से निकल के अवास्तविकता जीवन में आना चाहिए। इन नेताओं को ये भूल जाना चाहिए कि ये वो 50 साल पहले वाले लोग नहीं है अब, कि जो इनकी गुलामी झेलेंगे, इनके आगे सावधान विश्राम की अवस्था में खड़े होंगे, इन नेताओं के सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। भैया, अब सर उठाकर बात होगी, बुलंद आवाज में बात होगी और 10 कदम आगे बढ़ाकर बात होगी। इन नेताओं को अब ये समझ जाना चाहिए कि 15 मार्च तक का दिन इनके पास एक ऐसा दिन है कि जिस दिन ये अपने आप को कह सकते हैं नेता। उसके बाद 16 मार्च के बाद ये अपने आप को नेता कहने से भी डरेंगे। ये प्रदेश के 68 विधायक इस बात को चेतावनी समझ लें, इसको जो समझना है वो समझ लें। अगर डर रहे होंगे तो डर लें, अच्छे से डर लें, और जो आपका डर दिखेगा वो हमें बड़ा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि 16 तारीख को इस हिमाचल प्रदेश में दोबारा से इतिहास दोहराया जाएगा। आपने अगर किसी भी तरीके से, अगर आपकी सरकार ये बोलती है कि हम आयोग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बजट सत्र शुरू होने से पहले आपकी सरकार ने, आपके अधिकारियों ने जो भी प्रारूप तैयार किया है स्वर्ण आयोग को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो पूरा का पूरा प्रारूप प्रदेश की सरकार इन 62 लाख लोगों के समक्ष रखे। अगर आपकी सरकार ये सोचकर बैठी है कि आप आयोग या कोई डमी बनाने का प्रयास करेंगे, अपने राजनीतिक गुलामों को आप उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे, तो इस गलत फहमी में भी भूल कर मत रहना। एक भी अगर आपने राजनीतिक आदमी को इस आयोग में घुसाने की प्रयास किया तो आपको पता है कि दिसंबर में हुआ क्या था। दिसंबर 2, दिसंबर 3 करने में देर नहीं लगेगी। आज 62 लाख लोग आज एक आक्रोश में अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं, आपके समय की इंतजार कर रहे हैं कि आप किस तरीके से अपना निर्णय लेते हैं। हमको इस आयोग की कमेटी भी अगर बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनना है, अगर चेयरमैन बनना है, मुख्यमंत्री खुद बन जाए, हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर इस बोर्ड की, इस आयोग की कमेटी में अगर अन्य किसी राजनीतिक दल के लोगों को घुसाने की कोशिश करेंगे तो हम 1% भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1% मतलब 1% भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इसमें जो हमारे संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, जो लगातार 62 लाख लोगों के अधिकारों की आवाज को सरकार के सामने उठा रहे हैं, समाज में लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को इस आयोग की कमेटी में शामिल किया जाए। आपके माध्यम से मैं ये बात प्रदेश की सरकार को अंतिम शब्दों में बोलना चाहता हूँ। 15 मार्च तक का दिन तुम्हारा, 16 और 15 मार्च के रात के 12 बजे तक रोना मत कि हमसे 1 मिनट भी इन्होंने छीन लिया।
1 मिनट भी तुमको पूरा देंगे, एक एक सेकंड तुमको पूरा देंगे। उसके बाद रोना मत और रोते हुए मत भागना। 16 मार्च का दिन हमारा होगा। 16 मार्च का दिन इस हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है उसको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और आपका जो ISBT के लिए जो रोड जाता है, जो वो चौक है जिसको घोड़ा चौकी का चौक भी कहा जाता है, वहां से उस स्थान को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश हम ना सचिवालय जाएंगे ना विधानसभा जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहीं पर आकर अब बात करनी पड़ेगी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सोच लो आपने 15 मार्च तक क्या करना है, वरना 16 मार्च को आप लोगों से जवाब लिया जाएगा। और विधायक और मंत्री तो भूल कर भी मत आना। सीधे शब्दों में, विधायक हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, वो भूल कर भी मत आना। मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री आकर वहां पर जवाब हम लेंगे। आप तय कर लो और सोच लो आप लोगों ने क्या करना है। 15 मार्च तुम्हारा, 16 मार्च हमारा। आपका कहने का मतलब है कि जो 16 मार्च को आपका आंदोलन होगा वो घोड़ा चौकी में होगा। घोड़ा चौकी से आगे जो ISBT के लिए रोड जाता है, जो चौक है, जहाँ बैरियल है, क्रॉसिंग बैरियल, अच्छा, वहां पे वो उसको चौक कर दिया जाएगा ताकि आने जाने कोई कनेक्टिविटी जितने भी इधर उधर जाने वाली है हम टोटल बंद कर देंगे। रुमित जी, जब सरकार ने 15 मार्च की डेडलाइन दी थी तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि बारी बारी आंदोलन करने पड़ रहे हैं? साहब देखिए, बात ऐसी है विशाल जी कि अगर प्रदेश की सरकार अगर समय देती तो पहली बात मुझे तो लगता है कि प्रदेश की सरकार को 3 महीने का समय लेना ही नहीं चाहिए था। अगर वो अन्य वर्गों के लिए वो करोड़ों रुपया आवंटित कर सकते हैं, तो जब बात स्वर्ण समाज की, स्वर्ण आयोग की आती है तो उसमें 3 महीने का समय लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आप वहां पर बजट आवंटित करने से पहले विचार विमर्श नहीं करते, सोचते नहीं कि आपकी सरकार के ऊपर कितना दबाव पड़ेगा, तो आप एक स्वर्ण समाज के लिए ही ये सारी की सारी बातें सरकार क्यों सोचती कि इतना दबाव पड़ जाएगा, इतना पैसा आवंटित करना पड़ेगा। सरकार ने लिखित तौर पे अपने विधानसभा के अंदर से चिट्ठी पे लिख के दिया है कि 3 महीने के अंदर हम इस आयोग को लागू करेंगे। अब सरकार अब 3 बार वो पहले अपने वायदे से मुकर गई है। अगर इस बार वायदे से मुकरेंगे तो इसके बाद वायदा करने का भी मौका नहीं देंगे हम इनको। ये बात स्पष्ट। ड्राफ्टिंग की बात करें कि कट एंड पेस्ट करके भी हम ये जो है नहीं मानेंगे। किसी भी तरीके का, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, किसी भी तरीके का जो ड्राफ्टिंग है, बायलॉज जो तैयार होता है, वो किसी भी तरीके से हम कॉपी पेस्ट स्वीकार नहीं करेंगे। ये आप पंजाब का आप ड्राफ्ट उठाओ, आप उसको कॉपी पेस्ट हिमाचल में कर दो। आप मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट उठाओ, उसको कॉपी पेस्ट हिमाचल में कर दो। मेरा ये मानना है कि इस हिमाचल प्रदेश में हमारे पास एक से बढ़ के एक पढ़े लिखे अधिकारी, चाहे वो IAS है, चाहे वो HS है, अगर हम उन लोगों को इस शामिल करते हैं तो मुझे लगता है कोई हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों के अनुकूल, हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार एक बेहतर बायलॉज तैयार करते हैं। यहाँ पर जो हमारे लोगों का रहन सहन है उसके अनुसार, जिस तरीके से हमारे लोगों के साथ भेदभाव प्रदेश की सरकार नेताओं द्वारा किया जाता है, उसके अनुसार उस ड्राफ्ट को तैयार किया जाता है। तो इसलिए सरकार से हम सीधे शब्दों में बात कहना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कॉपी पेस्ट हम स्वीकार नहीं करेंगे। हिमाचल के अनुसार 15 मार्च तक का इनके पास समय है वर्मा जी, उसके बाद का समय हम इनको नहीं देंगे, उसके बाद का समय नहीं देंगे। अगर 15 मार्च तक ये नहीं करते तो 16 मार्च को फिर अगर हमको बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा तो 16 मार्च के दिन ही इस हिमाचल प्रदेश में फिर एक बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। हमने कहा है कि इनको छठी का दूध याद दिलाएंगे हम, छठी का दूध। इन्होंने ना पिछले 7 जन्मों में सोचा होगा और ना आने वाले 7 जन्मों में सोचेंगे। ये अगर किसी और गलतफहमी में रहते हैं, अगर अन्य लोग जाते हैं उनसे डर के, उनसे दुबक के ये सरकार बैठ जाती है, नेता बैठ जाते हैं 25% वोट बैंक के लिए, ये 75% वोट बैंक को दरकिनार करते हैं। आज तक हम लोगों ने इनसे मांगा ही क्या? आज पहली बार 50 सालों में, 51 सालों में अगर हम इनसे आयोग मांग रहे हैं तो आयोग देने में समस्या कहाँ है? अगर वोट बैंक की चिंता इनको सताती है कि इनकी सरकार चली जाएगी, तो अगर हमको दरकिनार करेंगे तो हम तो छेनी थोड़ा लेके बैठ गए, पूरी तरीके से छेनी थोड़ा लेके हम बैठ गए हैं। हमने इनको कहा कि हमारे जो लोग, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, इनका एक कैडर बोर्ड होता है वर्मा जी। कैडर बोर्ड बोले तो कि जिसको ये बोलते हैं कि किसी भी विधानसभा में चुनाव होगा
तो उसमें 10,000, 12,000, 15,000 से ऊपर गिनती शुरू करते हैं कि इतने तो हमारे पास बैठे, इनकी कोई चिंता नहीं है हमें। लेकिन जो उससे ऊपर हमने प्लस जाना है उनकी चिंता ये करते हैं। लेकिन अब इनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि वो जो 10-12 हजार जिसको ये अपना मान के बैठते थे कि जिनके ऊपर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, अब हम उसी को तोड़ने के लिए छैनी थोड़ा लेके साहब हम मैदान में आ गए। मिस्त्री बनना पड़ेगा, मिस्त्री भी बन जाएंगे। अब छैनी थोड़ा लेके बैठेंगे और मजबूती के साथ बैठेंगे। इन्होंने जो बिगाड़ना, जो इन्होंने करना है, कायरता ये पहले दिखा चुके, इससे बड़ी कायरता क्या दिखाएंगे। एक बार गिरफ्तार, एक बार नहीं 2-2, 4-4 केस मुकदमे ये लगा चुके, ठीक है, गिरफ्तार करवा चुके, 2 बार और करा दे। हम चाहते हैं कराएं हमको गिरफ्तार। हम उनमें से तो है नहीं कि जेल में जाकर हम लोग शांति से और हम हाथ जोड़ते हुए आएंगे। इस बात का भी वादा करते हैं कि जेल में भिजवाओ, दोबारा भिजवाओ। अगर क्रांतिकारी पूरी तरीके से हम भी बनकर ना निकले तो हम भी राजपूत नहीं। ये बात भी इनको स्पष्ट आप सीधे पर और आपकी टीम पर कितने अभी तक मुकदमे दर्ज हुए? अभी तक कम से कम 10 मुकदमे दर्ज करा चुके हैं। अभी कल एक और सूचना मिली कि एक एफआईआर कहीं पे और दर्ज हुई है, तो अभी उसका पता करेंगे कौन सी एफआईआर दर्ज हुई है। तो अभी सरकार दोबारा इस तैयारी में है कि जब मैं गिरफ्तार हुआ, सरकार ने आतंकवादियों की तरह ऑर्डर दिए कि आतंकवादियों की तरह इसको चोरों की तरह ले जाओ गिरफ्तार करके इसके घर से। तो उसके बाद भी जब इनकी चली नहीं, वहां पर न्यायालय के सामने इन्होंने जो अपनी कोशिशें करनी थी उसमें ये नाकाम रहे, जो इन्होंने प्रयास करने थे उसमें ये नाकाम रहे। तो उसके बाद ये दोबारा लग गए कि अब आंदोलन को दबाना है, कैसे करेंगे। अब उनको लगता है कि ये बाहर बैठेगा तो बाहर बैठ के ये लोगों को फिर मूवमेंट को शिमला की तरफ बढ़ाएगा। तो ये दोबारा से प्लानिंग में लगे हैं कि दोबारा कोई झूठा केस इसके ऊपर बनाओ, या कोई नशीला पदार्थ इसकी गाड़ी में डाल दो, इसके घर में रख दो और इसको अंदर करा दो। अभी भी दोबारा एक प्रयास में। ऐसा नहीं है कि इनके पास अगर 30-40 नंबर लेने वाले लोग बैठे तो हमारे पास भी नंबर 90-90, 100-100 नंबर वाले लोग बैठे। ऐसा नहीं है कि सरकार में चाहने वाले इन्हीं के चाहने वाले हैं, जिनके दिल में स्वर्ण समाज के लिए, जिनके दिल में उबाल है, जिनके लिए पीड़ा है, वो लोग हमें भी प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग इन भाजपा कांग्रेस वालों के चाहने वाले हैं। इनके बीच में हमारे लोग भी हमारे प्यार करने वाले, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता हो, उसके साथ भी अगर 4 लोग इधर उधर रहते होंगे तो वो हमारे भी चाहने वाले लोग हैं। और इनको ये बात में बड़े सीधे शब्दों में, ये तो भर्तियां करते हैं 3 नंबर, 20 नंबर, माइनस में नंबर। हमारे पास है 90 नंबर, 100 नंबर, जो बाहर विदेशों में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे पास वो लोग हैं। इनकी तरह हम आरक्षण देके, जाति देके हमारे पास संगठन में भर्तियां नहीं होती। हमारे पास लोगों को एक से बढ़ के एक उनका टैलेंट देख के हमारे पास संगठन में लोग जुड़ते हैं। वो हम इनको दिखाएंगे और दर्शाएंगे बड़े अच्छे तरीके से। रूमी जी, अभी तक जितने भी आयोग बने हैं तो उसमें मैक्सिमम देखा जाए तो राजनीतिक ही लोग हैं। तो आपका कहना है कि राजनीतिक लोग, सामान्य वर्ग के आयोग जो सरकार ने घोषित किया था कि उसमें नहीं होंगे, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके मतलब जो स्वर्ण आयोग जिन्होंने आंदोलन शुरू किया हुआ है, तो उनमें से कोई स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष होना? देखिए, अध्यक्ष बनना या ना बनना वो सरकार के ऊपर निर्भर है। हम तो कहते हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री चेयरमैन बन जाए। दूसरी बात ये है कि इन नेताओं को हम घुसने क्यों दें। जिन नेताओं ने 1 साल में आकर, एक सत्यपाल सत्ती आया, वो आया, उसने बकवास करी। उसके बाद उससे पहले सुरेश भारद्वाज आया जो मंत्री है, उसने आके उल जुलूल बकवास करी। उससे पहले कौल सिंह ठाकुर आया, महेश्वर सिंह आए, ये जितने भी आए, इन्होंने आज तक 51 साल में तो आज तक कभी बोले नहीं स्वर्ण समाज के लिए, जिस समाज से आते हैं। और जब इन्होंने मुंह खोले तो उसके बाद स्वर्ण समाज के खिलाफ बात करने लगे। हम इन नेताओं को स्वीकार क्यों करें। 1 साल से अगर हमारी मांग चली है, 1 साल से कौन सा विधायक ऐसा है जिसने खुले मंच पे आके बोला कि नहीं, एक था बाद में वो भी पलट गया। ठीक है, कि हम इनके जो मांग चली है, ये लोग हमारे भी हैं, इनके अधिकारों की रक्षा करना वो हमारा भी कर्तव्य बनता है। जब ये हमारे बारे में बात ही नहीं करते तो हम इनको उस आयोग की कमेटी में हम इनको मानेंगे। हम उन लोगों को कमेटी उस आयोग का हिस्सा बनाएंगे ना, जो लोग दिन रात समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको पता है कि हमारे लोगों की समस्या क्या है, जिनको ABCD नहीं पता, जो ऑलरेडी लास्ट से लास्ट बेंच पे बैठा है, उसको हम फर्स्ट बेंच पे क्यों बैठाएंगे। वो इनकी आरक्षण की नीतियां हैं, वो हमारी नहीं है। और ना हम 1% स्वीकार करेंगे। ये करके देखें, हमें बोलते हैं कि ट्राई करके देखें, फिर हम बताएंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। अगर ये बोलें कि हाँ जी इस तरीके से, और हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और मुकदमा तैयार हो सकता है अभी कि हाँ जी दोबारा से जरका रहा है, दोबारा से धमकियां दे रहा है। हो सकता है कि एक बार एक आधे को और कर देंगे किसी को आगे। मैं बोलता हूं कि 10 को आगे करो, 50 को आगे, जितनी तुम्हारे में हिम्मत है करो। हमने कहा कि हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे। जब 1 साल से
हम सर पे कफन बांध के घूम रहे हैं ना जी, जब हम ना इनके मुकदमों से डरते, ना हम इनकी धमकियों से डरते, जब हम उस सारे के सारे डर को पीछे छोड़ के चले ना, तो फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, डू एंड डाई हमारे लिए है, डू एंड डाई। हम इसके बाद हम दूसरी किसी भी परिभाषा में हम विश्वास करते ही नहीं। स्वयं समाज के लोग जहाँ पे भी जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, वहाँ का जो विधायक होता है वो टारगेट पे आ जाता है। अभी सिरमौर में गए थे तो सिरमौर का विधायक भी, जो नान का विधायक है, वो भी टारगेट पे आ गए थे। तो क्या चुन चुन कर ऐसे किया जा रहा है? चुन चुन कर नहीं कीर्ति भाई, देखिए मान लीजिए मेरे ऊपर कार्रवाई हुई, मैंने आपको कहा कि इनके पास है 30 और 40 नंबर वाले, हमारे पास है 90 और 100 नंबर वाले। इनके साथ जो बैठे हैं, जो इन्हीं के साथ घूमते हैं, ऐसा तो नहीं ना वो इन्हीं के हैं, वो हमारे भी हैं। वो चाहे राजपूत समाज से, चाहे वो ब्राह्मण समाज से, चाहे वो वैश्य समाज से, उनके मन में पीड़ा तो है ना कि यार अगर ये लड़के लड़ रहे हैं तो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे ऊपर कार्रवाइयां करी तो ये लोग उसमें अहम भूमिका निभाते अपनी जाकर। किसी भी अगर इस तरीके का, जिसमें आपको जब प्रदेश सरकार ये बात करती है कि वहां पे जब मैं गिरफ्तार था तो 5 बटालियनें मंगा ली गई पूरे हिमाचल प्रदेश, रात को नाके लगाने के पूरे हिमाचल प्रदेश में आदेश कर दिए गए। जब इस तरीके का माहौल का इनको एक अंदेशा रहता है कि यार अगर कार्रवाई करेंगे तो इस तरीके का माहौल उत्पन्न होगा, तो क्या ये लोग उस चीज को ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ जी अगर इसके ऊपर कार्रवाई होगी और उन्हीं के क्षेत्र में जाके होगी तो क्या विदाउट उनकी कंसेंट के कार्रवाई कर सकेगा पुलिस प्रशासन? जिस जिला को, जो शहर ये डरता है कि भाई हमारे शहर में हंगामा नहीं होना चाहिए, जो अधिकारी भी बोलते हैं कि हम 1% भी हम ये नहीं करेंगे कि हमारे शहर में किसी तरीके का माहौल खराब हो, वहां पे जो विधायक बैठा है क्या वो अपनी कंसेंट नहीं देगा? उनके बहुत सारे के आंदोलन के बाद क्या कोई आपकी जो है टेबल टॉक नहीं हुई कभी? क्या जो है ये पॉलिटिकल लीडर्स के साथ आपकी कभी क्या कोई टेबल टॉक नहीं हुई है? जब आप इतना बड़ा हुआ, आपको आश्वस्त कर दिया, आपकी बोल दिया कि हाँ ठीक है, आपको हमें भी भरी गई, तो उसके बाद कोई टेबल टॉक नहीं हुई आप लोगों? वर्मा जी डरपोक है ना ये, डरपोक है ना ये। तो आप क्या कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अपनी बातें मनवाने का एकमात्र सारा आंदोलन ही है? आप उसके बाद आप दूसरा तरीका बताएं कि हमारे पास दूसरा तरीका क्या है। हम तो उससे पहले सरकार के पास हमने कितने हिमाचल प्रदेश से जगह जगह हमने 12 के 12 जिलों से हमने इनको ज्ञापन भेजे। हमने सरकार से बात करनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास घर मिलने गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना मिले हमसे वहां से चले गए। 10 घंटे हम लोग सचिवालय में बैठ के इंतजार करते रहे। क्या तरीका है? अगर आंदोलन ना करें तो क्या करें? अगर इनके सामने अब हम लोगों को लठ लेके ना खड़ा होना पड़े तो हम क्या करें? अगर ये सरकार बार बार झूठे वादे, मैं ये मानता हूं कि सरकार में जो मुख्यमंत्री है या सरकार जो चलाता है उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने प्रदेश में रहने वाले समस्त लोगों के लिए, मैं नहीं बोलता कोई जाति लोग, कोई धर्म लोग, समस्त लोगों के लिए, अगर 80 लाख तो 80 लाख लोगों के लिए आपको बराबर काम करना चाहिए। आप अगर जाति आधारित काम करने लग जाएंगे, जाति आधार पे ही आप सबको सुविधाएं देने लग जाएंगे, तो जो लोग उस जाति में आते नहीं वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? वो लोग किसको बोलेंगे? आज प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब बीमार हुए, वो दिल्ली चले गए एडमिट होने। क्या हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के जो हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े अरबों रुपया जिसके ऊपर खर्चा जाता है, क्या उन डॉक्टर्स की योग्यता के ऊपर विश्वास नहीं? वो इसलिए नहीं कि हो सकता है 30-40 नंबर वाले उन्होंने वहां पे उनको नौकरियां दी हों। अगर 90 नंबर वाले लिए होते तो डॉक्टर, मेरे को नहीं लगता मुख्यमंत्री साहब को दिल्ली जाने की आवश्यकता होती। वो तब हमारे सोलन में भी आ सकते थे, चाहे अपने शिमला में भी करा सकते थे। तब आप छोटी से छोटी आप किसी उसमें जो इनके ये छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं आप उनमें जाके भी इलाज करा लेते हैं। लेकिन खुद शक है ना जी, जब खुद शक है, जब खुद ही भरोसा नहीं है कि सामने वाले को मैंने बिठाया वो योग्य है कि नहीं है, तो वो सारी की सारी चीजें दर्शाता है। वो इनकी जो अयोग्यता है वो सरकार की खुद दिखाता है। शिमला में जो आंदोलन होना है वो धर्मशाला से बड़ा होगा या पूरे प्रदेश स्तर का होगा या दिसंबर 2 होगा? दिसंबर 2 होगा। सरकार ये चाहती है कि दिसंबर 2 हो तो हो। अगर ये चाहती है तो हम वी आर रेडी, हमें कोई समस्या नहीं है। ये अपने आप संभालने की परिस्थिति ये अपनी तैयार करें। हिमाचल प्रदेश में पिछली बार तो इन्होंने कोशिश कर ली थी हमारे लोगों को, और कम से कम धर्मशाला में भी 15 से 20 हजार लोगों को इन्होंने डाइवर्ट किया।
डाइवर्ट किया कि ये इस रास्ते से चल जाओ, उस रास्ते से चल जाओ। अब बेचारे जो लोग पहली बार धर्मशाला गए थे, बहुत सारे लोग जिनको रास्ते का नहीं मालूम था, लोकल रास्ते वहां पे होते हैं उनका नहीं पता था, वो बेचारे इधर उधर परेशान हो गए। लेकिन शिमला का आपके किन्नौर वाले को भी पता है, आपके सिरमौर वाले को भी पता है, आपके चारों तरफ आप दिशाएं ले लो, हर आदमी को शिमला की जानकारी है। जो शिमला में होगा वो याद रखेंगे। और जो 2022 में ये लोग अपने सपने बुन के बैठे हैं, एक बोल रहा है कि हाँ जी हम रिपीट करेंगे, दूसरा बोल रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, तो मैं इनको दोनों को ये बात बोलना चाहता हूं, और पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता भी सुन ले, बीजेपी चोर, कांग्रेस चोर, ये दोनों महाचोर, ठीक है। इसलिए 62 लाख जो लोग हैं, उसके साथ जो अन्य वर्ग के लोग हैं, हमारे अनुसूचित जाति समाज के जो लोग हैं, जो अच्छे समझदार लोग हैं, जो हर परिस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जिन लोगों ने हमारा सहयोग भी दिया है, वो लोग भी इस बात को समझ लें कि ये भाजपा और कांग्रेस में ये जो बैठे हैं, ये वो लोग हैं कि हर 5 साल बाद आपका फायदा उठाने के लिए आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे। रोमित जी, एक सवाल मेरा है जी। आपने बोला 75% आबादी जो है आपकी है ना जी। उसके बाद भी हमारे और साथ ही हमारे जो नेता हैं ज्यादातर वो भी सवर्ण समाज से ही आते हैं। हाँ बिल्कुल। और मिशन रिपीट का सपना भी भाजपा देख रही है। जी। अगर वो चाहे तो इस वक्त अगर सवर्ण समाज के साथ आ जाए तो फिर जाहिर उनका चुनाव जीतना तय हो जाएगा, जो भी पार्टी आती है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो इस तरफ नहीं आ रहे तो क्या वजह मानते हैं आप इसकी? जी देखिए, जो ये प्रदेश की भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार पहले बात करती थी हिंदुत्व की, कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के ऊपर इन्होंने अपनी सरकारें बनाई। पहले वो काम इन्होंने करते रहे कि हिंदू एक, मुस्लिम एक। जब सरकार बन गई तो आज देखिए कि ये जातिवाद के ऊपर ये सरकार आ गई। एक जो वर्ग है, स्वर्ण समाज है, उसको ये नीचे दबाने में लग गई और दूसरे वर्ग को ऊपर ले जाने में लग गई। और सबसे बड़ी जो असलियत है कि 5% भी अन्य वर्गों से वोट नहीं है भाजपा के पास। 5% का वोट बैंक में मैं आपको ज्यादा बोल रहा हूँ जो इनके पास है, ठीक है। जो स्वर्ण समाज का, जो हमारे राजपूत हैं, हमारे ब्राह्मण हैं, हमारे वैश्य हैं, वो जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मजबूती के साथ इनके साथ खड़े हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि 51 साल से हमारे लोगों को अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिला। हमारे लोगों ने जब भी आवाज उठाने का प्रयास किया, उनको चुप करा दिया गया कि यार मत उठाओ आवाज, जातिवाद फैल जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। हमारे लोगों को शांत कर दिया गया। क्यों? हमारे लोगों के ऊपर इनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वोट लेना है 5 साल बाद, मान लीजिए 2022, ये तो अब मुद्दा चला है। अगर ये मुद्दा नहीं चलता तो आप मान के चलिए जनरल कैटेगरी के लिए उनको मेहनत करने की आवश्यकता क्या है। मान लीजिए अब हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट अगर 1000 रुपया दे रहा है, दूसरी तरफ IAS के बेटे से, एक सांसद के बेटे से भी 100 रुपया ले रहे हैं, उस जो वो बच्चा है जिससे 1000 रुपया ले रहे हैं, उसके लिए इनको फीस कम करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर एक बच्चे को ये 90 नंबर लेके अगर एक घर में बैठा रहे हैं, दूसरे को 40 नंबर लेके घर में बैठा कुर्सी पे बैठा रहे हैं, तो जो 90 नंबर वाला है उसके ऊपर इनको मेहनत करने की तब भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हीं को वोट देगा। क्योंकि शिक्षा वैसी कि आपको भाजपा और कांग्रेस की गुलामी करनी है, इसलिए इन लोगों को हमारे बारे में बात करने के लिए इनको चिंता नहीं है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी गुलामी कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे। और धीरे धीरे क्या, आज हिमाचल प्रदेश में 10 दिसंबर को एक इतिहास बनाया गया। एक लोगों ने देखा कि गैर राजनीतिक संगठन के साथ लाखों लोग धर्मशाला पहुंचे। आज तक का इतिहास कभी नहीं पहुंचे। राजनीति के ये सबसे बड़ी बात कि भाजपा या कांग्रेस अपनी रैलियां करती है, मोदी को बुला ले, गांधी को बुला ले, जिस मर्जी को बुला ले। आप अभी मोदी की रैली हुई तो सरकार ने पूरी HRTC को बुक कर लिया, उनकी बसें बुक कर ली, है ना, वहां बुलाने के लिए। सारे लोगों को फैक्ट्रियों से छुट्टियां करा ली, डिपार्टमेंटों से छुट्टियां करा ली कि भीड़ दिखानी है। साहब, हमने किसी को 1 रुपया भी नहीं दी। हर व्यक्ति अपना पैसा खर्च के 60-60 हजार रुपए बसों के दे के लोग अपने खर्चे पे धर्मशाला पहुंचे। वो सबसे बड़ी बात है कि लोग इनकी गुलामी से बाहर निकल गए। वो इनकी रूमी जी, आपने बोला कि ना भाजपा ना कांग्रेस, तो तीसरा विकल्प कौन सा होगा? रूमी ठाकुर तो नहीं? अमरप्रीत भाई, देखिए एक बात ये बड़ी सामने में देखने के लिए आ रही कि हमारे लोग चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस के नेताओं के पास आज की डेट में जा रहे हैं, तो वो कोई भी काम उनको कह रहे हैं कि तो ये भाजपा कांग्रेस वाले जो विधायक है, मंत्री कहते हैं कि जाओ स्वर्ण समाज वालों से काम कराओ। किसी का कोई भी काम है, जाओ स्वर्ण समाज वालों से काम कराओ। साहब, माँ शूलिनी के चरणों में बैठे हैं ना, जब माँ शूलिनी से बड़ा आशीर्वाद कोई आशीर्वाद नहीं है ना।
तो जब सोलन में और माँ शुलिनी के मंदिर के सामने बैठे हैं, तो आपको मैं 2 शब्दों में बात मैं आपको उस माँ शुलिनी के चरणों से मैं ये बात और वादा करके आपको जाता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि इनकी अगर हाजिरियां हमने अपने दरबार में ना लगा दी, हम राजपूत नहीं। रूमी जी, दिसंबर तक जो स्वर्ण समाज था वो विक्रमादित्य की तारीफ करते हुए थकता नहीं था, तो क्या वजह रही कि अब आप विक्रमादित्य के भी खिलाफ हो गए? हमने तारीफ कभी भी नहीं करी, हमने उसका धन्यवाद किया। विक्रमादित्य सिंह की जहां पर बात आई, हमने मात्र धन्यवाद किया। क्यों किया? क्योंकि एक अकेला एक युवा विधायक ऐसा निकला था जिसने स्वर्ण समाज की बात करी। लेकिन चुनाव जब 10 दिसंबर का एपिसोड हुआ, तो 10 दिसंबर को उसके बाद ही उस विधायक की स्टेटमेंट भी आती है कि जब उनकी पार्टी वालों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, तो उसी की स्टेटमेंट भी आती है कि 10 दिसंबर को दूसरे लोगों को अंदर मान लिया गया और हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। साहब, 10 दिसंबर को हम दूसरे हो गए और उससे पहले जब चुनाव थे तो हम अपने थे। ये जो दोहरी राजनीतिक जो विचारधारा है, मानसिकता है, वो स्वीकार नहीं करेंगे। उसी चीज से तो आज हम अपने लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और उसी लिए चाहे जो मर्जी होगा। 68 हम क्यों बोलते हैं 68 के 68? वो इसलिए बोलते हैं कि अगर रिजर्व सीटों में भी हमारे जो लोग हैं, जो नेता हैं, क्या मान लीजिए आपकी सोलन विधानसभा आपकी रिजर्व है, 10 साल से रिजर्व है, यहाँ पर जो हमारे जनरल कैटेगरी के लोग रहते हैं, क्या उन जनरल कैटेगरी के लोगों ने धनीराम शांडिल को विधायक बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा नहीं करी? क्या उन लोगों ने धनीराम शांडिल को वोट नहीं दी? या इससे पहले जो कौन था विधायक सोलन से जब रिजर्व हुई थी, राजेश कश्यप ने यहाँ से, धनीराम शांडिल थे। हाँ, राजेश कश्यप ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा। राजेश कश्यप ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा। क्या राजेश कश्यप को या धनीराम शांडिल को जो वोट गया, क्या वो वोट हमारे स्वर्ण समाज के लोगों को नहीं था? आज एक और नेता हैं आपके यहाँ पे बहुत बड़े, वीरेंद्र कश्यप जी, सांसद भी रहे 2 बार, बहुत बार चुनाव भी लड़े। क्या उनको सांसद बनाने में, जो आज एक वर्ग की बात करते हैं, क्या उनको सांसद बनाने में हमारे लोगों ने वोट नहीं दी? क्या हम लोगों ने वोट नहीं दी? फिर वो किस तरीके की उससे एक तरफ की बात करते हैं? वो सोचे ना, वो जवाब देना हमारे लोगों को, और हमारे लोग जवाब लेना उनसे जाके कि जब वोट हमने भी दी तो हमारे बारे में बात क्यों नहीं की जाती है, हमारे अधिकारों के बारे में बात क्यों नहीं की जाती है। आज अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं कि स्वर्ण समाज, स्वर्ण आयोग, विरोध करो जी इनका जाके। क्यों विरोध करो? हमने विरोध किया आज तक? अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1300 रुपए से 1600 रुपए से बढ़ा के 5-5 हजार रुपए कर दिए। क्या गरीब महिलाएं हमारे स्वर्ण समाज में नहीं थी? क्या उनके अधिकार नहीं थे? क्या उनको 5000 रुपया नहीं मिलना चाहिए था? प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी नैतिक जिम्मेवारी नहीं समझनी चाहिए थी? क्यों आप एक वर्ग में गरीब लोग ढूंढते हैं? हमारे वर्ग में जाकर देखिए ना, जाकर देखिए एक बार लोगों की हालत क्या है। एट्रोसिटी SC/ST एक्ट जिसका हम विरोध करते हैं, आप जाकर देखो ना उन परिवारों की हालत क्या है। उनके घर की औरतों को अपने जेवर तक बेचने पड़ते हैं, जमीनें तक बेचनी पड़ती है जमानतें कराने के लिए। कहां पे बैठे होते हैं? उन बच्चों की हालत देखे ना कि जो 90 नंबर लेकर भी घर में बैठे हैं, उनके भविष्य की चिंता कहां करते हैं ये नेता? इनको चिंता सिर्फ अपने वोट बैंक की कि हाँ जी हम वोट लें, वोट लें, वोट लें। उनके बारे में चिंता कौन करेगा? चाहे भाजपा वाले चाहे कांग्रेस वाले। चोर क्यों है? इसलिए तो चोर हैं, इसलिए तो चोर बोलते हैं। भाजपा कांग्रेस वाले लड़ाई लड़ेंगे, हाँ जी इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो, अब 5 साल बाद हम रिपीट करेंगे, हम रिपीट करेंगे। अरे तुम्हारे वो सपने थे जब तक थे। आज हम बैठे इस हिमाचल प्रदेश में, आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन बैठा है और तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर, तुम्हारे इनके जैसे राजनीतिक दलों के ऊपर छैनी थोड़ा लेके बैठेंगे हम। ये चिंता ना करें किन हवाओं में। हमारे लोगों के भविष्य के बारे में चिंता कौन करेगा? पाल साहब 1% की चिंता नहीं करते हैं। चुनाव लड़ने के लिए आते, बंद कमरे में बोलते हैं जब चुनाव लड़ने के लिए। अरे महाराज हम तो राजपूत है जी, आपने जात बिरादरी का ध्यान रखना। हमारे ब्राह्मण वो बंद कमरे में जाके बोलेंगे, मंदिरों में मीटिंग जाके कि नहीं जी जात बिरादरी की जी ध्यान रखना। परशुराम जी भी बैठे हैं ऊपर, है ऊपर महाराणा प्रताप भी बैठे हैं। इनमें हिम्मत है आपके सामने बात करे ना। 1% एक नेता अपने आप में हिम्मत जुटा ले, ये भाजपा कांग्रेस में से, ये जो भी मेरी नजर में, ये जितने मर्जी इनकी बड़ी मुच्छें होंगी, जितने मर्जी इनके नाम के आगे ठाकुर राठौर जो मर्जी लगा के घूमे, मेरी नजर में ना राजपूत है, ना मेरी नजर में ब्राह्मण है, ना मेरी नजर में ये वैश्य हैं। ये गुलाम है, ये गुलाम है। तो इनको अपने नाम के आगे गुलाम लगाना चाहिए कि भैया तुम गुलामी करो जिसकी तुमने गुलामी करनी है। जो लोग इस हिमाचल प्रदेश के 80 लाख लोगों के बारे में एक तरफ समानता को ध्यान में रखते हुए बात नहीं कर सकते, तो इन लोगों को नेता खिलाने की आवश्यकता वो नहीं है, अधिकार नहीं है।
रोहित भाई, तो आपकी एक जैसे लॉन्ग टर्म मुद्दे हैं, जैसे आपने जो मैं आयोग के अंदर बात भी की, लेकिन शॉर्ट टर्म कुछ छोटी छोटी दिक्कतें आमतौर पे आती ही सबको। बहुत उसके सारी। बाद नहीं, उसके बाद क्या है कि